नमस्कार, मैं दिनेश पाठक और फिर हाजिर हूं आप सबके सामने करंट अफेयर्स की ताजी श्रृंखला लेकर। आज की ये श्रृंखला प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें शामिल जानकारियां अक्सर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। इसलिए आज बहुत सी बातें आपके लिए डायरी में नोट करके रख लेना बेहतर होगा। आज जिन विषयों पर हम बात करेंगे उनमें राष्ट्रीय मतदाता दिवस, हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर नीति आयोग की रिपोर्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली के भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनने जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में। आप सभी जानते हैं कि वोट देना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसी अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत में 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश में चुनावों में मतदान करने के लिए लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। इस दिवस के अवसर पर चुनावी प्रक्रिया में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले निर्वाचन अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष नई दिल्ली में चुनाव आयोग ने समारोह का आयोजन किया है। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत के बारे में बात करें तो पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था। इसे चुनाव आयोग की स्थापना दिवस की याद में मनाया जाता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी के साथ भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग का काम भारत में चुनावी प्रक्रिया का पालन कराना है। भारतीय निर्वाचन आयोग देश में लोकसभा चुनाव, राज्यों में विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी इस पर है। भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है। इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लागू किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलते मुसाफिर मोहिलियो रे पिंजरे वाली मुनिया। क्या मोहन भैया, बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या लॉटरी लग गई है क्या? बस इतना समझ लो भैया, ये बात भी किसी लॉटरी से कम नहीं। ऐसा क्या है? हमने तो अपनी जिंदगी में किसानी, खेती और मजदूरी बहुत कर ली है। अब हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी वही करें, इसीलिए हम उन्हें अब पढ़ाना चाहते हैं। अरे भैया, कौन नहीं पढ़ाना चाहता अपने बच्चों को, और कहाँ ऐसी जगह जहाँ हमारे बच्चे भी मान सम्मान से पढ़ सकें। अब महर्षि यूनिवर्सिटी हमारे होनहार बच्चों के लिए छात्रवृत्ति समेत वो सारी सुविधाएं दे रही है जो हमारे लिए एक सपने जैसी ही तो थी। महर्षि यूनिवर्सिटी दे रही है हर वर्ग के बच्चों को सम्मान के साथ पढ़ने का मौका। आइए और जुड़िए महर्षि यूनिवर्सिटी से। 25 जनवरी के दिन के महत्व पर एक और जरूरी जानकारी भी आप सभी से साझा करूंगा। वो ये है कि 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। आजादी के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया था। बाद में 25 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश को गैर श्रेणी का राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य था। दरअसल हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत स्थित है। हिमाचल प्रदेश की कुल क्षेत्रफल
55,673 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं हिंदी और संस्कृत हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। अगले जरूरी विषय की तरफ चलते हैं। नीति आयोग ने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी कर दी है। नीति आयोग ने आरबीआई के उधार दिशा निर्देशों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का सुझाव दिया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की रिटेल उधारी को बढ़ावा मिलेगा। नीति आयोग द्वारा इस जारी रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के फाइनेंस के बाजार का आकार 2025 तक 40,000 करोड़ रुपए तक बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2030 तक इसके 3.7 लाख करोड़ रुपए तक होने की संभावना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जोड़ने से इलेक्ट्रिक वाहनों की और भारत के परिवर्तन को फास्ट ट्रैक किया जा सकेगा। यह बदले में भारत को अपने 2070 जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। प्राथमिकता वाले क्षेत्र के उधार में इलेक्ट्रिक वाहनों को सूचीबद्ध करने से उन्हें बेहतर क्रेडिट लक्ष्य प्राप्त होगा। साथ ही यह इस क्षेत्र के आसपास काम करने वाले छोटे और मध्यम उद्योगों को उधार देगा। इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस बारे में आरबीआई इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट पर विचार करेगा और 5 मानकों के आधार पर मामलों का उपयोग करेगा। इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, कॉमर्शियल 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पर ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। यह वित्त मंत्रालय को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को एक बुनियादी ढांचा उप क्षेत्र के रूप में मानने का सुझाव भी देता है, जो रिपोर्ट है। भविष्य में अन्य मंत्रालयों को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। दरअसल लंबे ऋण कार्यकाल के कारण खरीदार कम ब्याज दरों को उपयोग करने में सक्षम नहीं है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि बैंकर इन उत्पादों के पुनर्विक्रय मूल्य और उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर चिंतित हैं। गणतंत्र दिवस का अवसर है, ऐसे में इससे जुड़े ताजा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम को जानना भी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डिजिटल रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। 14 बेटियों सहित 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 6 क्षेत्रों इनोवेशन, खेल, शैक्षिक उपलब्धियों, समाज सेवा, कला और संस्कृति और बहादुरी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, एक प्रमाण पत्र के अलावा 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। नगद पुरस्कार पीएमआरबीपी 2022 के विजेताओं के संबंधित खातों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसे बच्चों के लिए प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी कहा जाता है, भारत में एक नागरिक सम्मान है। इसे 2 श्रेणियों में प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। बाल शक्ति पुरस्कार, यह 18 वर्ष से कम आयु के भारतीय नागरिकों को 6 कैटेगरीज में बेहतरीन उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1996 में एनजीओ इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर द्वारा की गई थी। इससे पहले राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। बाल कल्याण पुरस्कार, यह उन व्यक्तियों या संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बाल संरक्षण, बाल विकास या बाल कल्याण में बेहतरीन योगदान दिया हुआ है। इसे पहले राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने की थी। दोनों पुरस्कारों का नाम बदलकर 2018 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में जोड़ा गया। यह पुरस्कार भारत के गणतंत्र दिवस से पहले के सप्ताह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री भी अपने आवास पर पुरस्कार विजेताओं से मिलते हैं। प्रतियोगी छात्रों के लिए एक और जरूरी खबर पर बात करते हैं। कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी। उन्होंने यूएनडीपी के साथ अपनी पार्टनरशिप के तहत खिताब जीता। विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनके योगदान के कारण उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई है। प्राजक्ता को अब ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु संकट, जैव विविधता के नुकसान और उनके प्रभावों जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए युवाओं के साथ बातचीत करने का काम सौंपा जाएगा। प्राजक्ता कोली एक भारतीय यूट्यूबर और अभिनेत्री हैं जिन्हें उनके यूट्यूब चैनल को मोस्टली सेन से जाना जाता है। वह कॉमेडी वीडियो बनाती हैं जिसमें ज्यादातर रोजमर्रा के जीवन की स्थितियों से संबंधित चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्राजक्ता कोली ने पहले अपने अभियान प्लेज टू बी मी के तहत शेमलेस के साथ
बॉडी शेमिंग और ऑनलाइन बुलिंग जैसे मुद्दों पर बात की है। यह अभियान 2016 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर शुरू हुआ था। वह यूट्यूब की पहली क्रिएटर और फॉर चेंज पहल की वैश्विक एम्बेसडर हैं। वह नो ऑफेंस कैंपेन के माध्यम से लोगों का ध्यान ट्रोलिंग और होमोफोबिया की ओर आकर्षित करने के लिए भी जानी जाती हैं। उनका नो ऑफेंस कैंपेन अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रदर्शित किया गया था। 2019 में उन्हें एनुअल गोलकीपर समिट के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से निमंत्रण मिला। 2021 में वह गैर लाभकारी संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने के लिए गूगल के इम्पैक्ट चैलेंज में शामिल हुई, जो लड़कियों और महिलाओं के सामने आने वाली आर्थिक असमानताओं को दूर कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में यहां जान लेते हैं। यूएनडीपी एक संयुक्त राष्ट्र संगठन है जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यह संस्था देशों को गरीबी दूर करने और सतत आर्थिक विकास के साथ मानव विकास हासिल करने में मदद करती है। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विकास सहायता एजेंसी है, जिसके 170 देशों में कार्यालय हैं। आइए फटाफट कुछ और छोटी छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं। राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत और इजराइल ने स्मारक लोगो लॉन्च किया है। गुजरात के राजकोट में अंडरब्रिज का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। पुरातत्वविद और पुरालेखविद आर नागास्वामी का चेन्नई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 वर्ष का रोड मैप और विजन दस्तावेज जारी किया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल से दिसंबर में इंजीनियरिंग निर्यात 54% से बढ़कर $82 बिलियन का हो गया। तमिल फिल्म कुझंगल को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। आर्मेनिया में राष्ट्रपति सर्ज सरगस्यान ने इस्तीफा दे दिया है। बुर्किना फासो विद्रोही सैनिकों द्वारा राष्ट्रपति रोचमार्क क्रिश्चियन काबोरे को हिरासत में ले लिया गया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को 2021 के लिए आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इंग्लैंड के कप्तान रूट को 2021 के लिए आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। स्मृति मंधाना 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी हैं। लखनऊ आईपीएल टीम को लखनऊ सुपर जायंट्स नाम दिया गया है। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड काम का लगा होगा। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।